हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें हम इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम के बारे में बात करेंगे और इस एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम राउंड रॉबिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज राउंड रॉबिन इज ए प्रिमिटिव एल्गोरिथम। प्रिमिटिव एल्गोरिथम कौन सी एल्गोरिथम होती है? ऐसी एल्गोरिथम जिसके अंदर रनिंग प्रोसेस को रनिंग क्यू से निकाल कर वापस से रेडी क्यू में डाल दिया जाता है। दैट इज द प्रिमिटिव एल्गोरिथम। मतलब किसी भी प्रोसेस को जिसको हमने सीपीयू टाइम ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, उसे बीच में रोक कर दूसरी प्रोसेस को अगर सीपीयू टाइम प्रोवाइड कर देते हैं तो वो प्रिमिटिव एल्गोरिथम कहलाती है। तो राउंड रॉबिन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है? प्रिमिटिव है। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सीपीयू इज असाइंड। सीपीयू कैसे असाइन होगा? एफसीएफएस के बेसिस पर। मतलब जो प्रोसेस पहले आएगी उसे सीपीयू टाइम पहले प्रोवाइड होगा, जो प्रोसेस बाद में आएगी उसे बाद में प्रोसेस टाइम मिलता है। यहाँ पर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर हम हर एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होती है। तो उस फिक्स टाइम पीरियड को हम यहाँ पर क्वांटम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? क्वांटम बोला जाता है। देखिए, जब भी कोई प्रोसेस रन होने के लिए उसे सीपीयू टाइम मिलता है तब वो एक फिक्स टाइम पीरियड दैट इज क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट होती है। या तो उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर जितना उसे टाइम चाहिए था वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और अपने आप को कंप्लीट कर लेगी प्रोसेस को। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई है उस क्वांटम टाइम पीरियड के अंदर, तब उस प्रोसेस को दोबारा से रेडी क्यू के अंदर डाल दिया जाता है। और अगर वो कंप्लीट हो गई है उस क्वांटम टाइम पीरियड के अंदर तो उसे दोबारा से रेडी क्यू के अंदर दोबारा नहीं डाला जाता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और एक बार अगर प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो गया, मतलब जितना उसे टाइम मिला था क्वांटम के लिए, जितना भी टाइम लाइक 4 यूनिट 5 यूनिट, उस टाइम में यूनिट के बाद में उस प्रोसेस को प्रिम्प्ट करके, प्रिम्प्ट मतलब ब्रेक करके बीच में दूसरी प्रोसेस को जो उसके बाद में आई है उसे सीपीयू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के लिए पता होने चाहिए। इसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में मैंने 5 प्रोसेसेस लिए हैं। प्रोसेसेस लाइक P1, P2, P3 एंड P4, P5। इनका जो अराइवल टाइम है वो है 0, 1, 2, 3, 4। मतलब ये 0 टाइम पर आई है, ये 1 टाइम पर, ये 2 टाइम पर, इस तरीके से है। बर्स्ट टाइम वो टाइम पीरियड होता है जितने टाइम के लिए सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। मतलब P1 प्रोसेस को 5 यूनिट टाइम के लिए सीपीयू की रिक्वायरमेंट है खुद को कंप्लीट करने के लिए। सेम एज P2 को 6 सेकंड्स के लिए, P3 को 3 सेकंड्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये इनका बर्स्ट टाइम गिवन है। तो हम यहाँ पर दो चीजें मेंटेन करेंगे। फर्स्ट क्या होगा? दैट इज द रेडी क्यू। और जो सेकंड वन दैट इज द गैंट चार्ट। हमें हर स्टेप्स पर इसका रेडी क्यू बनाना है और उसके बाद में हम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम इक्वल्स टू 0 पर। टाइम इक्वल्स टू 0 पर कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है? दैट इज द P1। P1 प्रोसेस के लिए हमारा जो बर्स्ट टाइम गिवन है दैट इज द 5। हमें यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करना होता है क्वांटम, कि क्वांटम की वैल्यू क्या लेके चलनी है। यहाँ पर हम क्वांटम की वैल्यू को 4 लेके चल रहे हैं। क्वांटम की वैल्यू कैसे डिसाइड होते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारी क्या वैल्यू है? 4 है। तो मतलब प्रोसेस P1 को हम 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब 4 सेकंड के लिए इसे सीपीयू प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए स्टेप्स देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। देखिए, स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया? रेडी क्यू के अंदर हमने ओनली P1 को रखा। क्यों? क्योंकि 0 सेकंड पे हमारे सिर्फ P1 ही अवेलेबल थी। उसका जो बर्स्ट टाइम था वो 5 था, लेकिन हम कितना दे सकते हैं उसे? 4 सेकंड्स के लिए दे सकते हैं। तो मैंने उसका जो गैंट चार्ट बनाया, मैंने 0 to 4 के लिए P1 एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया। मतलब सीपीयू को 0 to 4 सेकंड के लिए P1 को दे दिया। अब 0 to 4 मतलब 4 सेकंड्स पर आप देखिए जो पहले जो प्रोसेसेस थी, अब 4 सेकंड्स तक बाकी भी अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, ये वाली प्रोसेस 1 सेकंड पर आई है, ये 2 पर आई है, 3 पर आई है, 4 पर आई है। तो मतलब 4 सेकंड्स के ऊपर P2, P3, P4 और P5 भी अवेलेबल है। अब हम उससे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? P1 के जस्ट बाद में कौन सी प्रोसेस आई है? P2 आई है। तो मतलब हमारे जो रेडी क्यू के अंदर जो सबसे पहले जाएगी वो कौन सी जाएगी? हमारी P2 जाएगी। तो हम हमारी जो न्यू रेडी क्यू बनाएंगे जिसके अंदर हमने क्या रखा? पहले P2 को रखा। P2 के बाद कौन सी आई है? P3 आई है, देन P4 आई है और फिर P5 आई है। P5 के बाद अगेन मैंने P1 को रखा है। P1 क्यों रखा गया है? क्योंकि P1 हमारा टोटल 5 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होना था। 4 सेकंड्स के लिए हम एग्जीक्यूट करवा चुके हैं। 1 सेकंड का इसका एग्जीक्यूशन टाइम अभी पेंडिंग है। तो हमने इसे दोबारा से क्या करेंगे? रेडी क्यू के अंदर रख देंगे कि इसको दोबारा से टाइम देंगे। लेकिन कब देंगे? P5 के बाद में मिलेगा इसको टाइम।
अब क्या होगा, अब P2 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, कितने सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगी, 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो हमारा जो गैंट चार्ट बनेगा, आप देखिए P2 को 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करवाना है। P2 को हमने 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करवाया, 4 to 8 सेकंड तक यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। तो अब P2 देखिए जो हमारा था वो कितने सेकंड्स के लिए उसको CPU चाहिए था, उसको चाहिए था 6 सेकंड्स के लिए चाहिए था, 6 सेकंड्स के लिए चाहिए था, लेकिन हमने उसको 4 सेकंड्स के लिए दिया, मतलब अभी 2 सेकंड्स के लिए उसको एग्जीक्यूशन बाकी है। तो मतलब हम क्या करेंगे, इसे वापस से रेडी क्यू के अंदर डाल देंगे। तो P2 को मैंने दोबारा से इसके अंदर रख दिया फॉर 2 सेकंड्स के लिए। तो ये क्यू के अंदर अब हमारी कौन सी है, दैट इज P3। मतलब अब कौन एग्जीक्यूट होगा, P3 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमारा जो क्वांटम है वो है 4 सेकंड का, और P3 को कितना टाइम चाहिए, ओनली 3 चाहिए। तो अब हम इसको 3 सेकंड्स के लिए ही एग्जीक्यूट कराएंगे, ना कि 4 के लिए कराएंगे। देखिए P1 कितने के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 0 to 4 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, P2 हुआ 4 to 8 के लिए, लेकिन P3 जो एग्जीक्यूट होगा ओनली कितने के लिए होगा, 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो हमने P3 को 3 सेकंड्स का टाइम प्रोवाइड कर देंगे। अब इस 3 सेकंड के बाद में P3 का कोई बचा है या कंप्लीट हो चुकी है, यस P3 कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब P3 को दोबारा से रेडी क्यू में डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने P1 और P2 को रखा था। तो ये गैंट चार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, अब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी P4 एग्जीक्यूट होगी। तो P4 के लिए अब देखिए कितना है हमारा रेडी क्यू, क्या होगा, P4 है, P5 है, P1 है और P2 है। P3 जो थी हमारी वो तो खत्म हो चुकी है, इसलिए हमने उसको दोबारा से रेडी क्यू में नहीं डाला है। और P4 को कितने टाइम के लिए चाहिए, 1 टाइम के लिए CPU चाहिए। तो हमने P4 को 1 सेकंड्स के लिए CPU प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज 11 to 12। 11 सेकंड्स पे स्टार्ट होगा P4 और 12 सेकंड्स पे ओवर हो जाएगा। P4 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब इसको दोबारा से रेडी क्यू में डालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो न्यू रेडी क्यू बनकर आएगा डेट इज P5, P1 और P2 होगा उसमें। तो देखिए P5, P1 और P2 हमारा न्यू रेडी क्यू है। अब P5 एग्जीक्यूट होगा, कितने सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, ओनली 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसको चाहिए कितने, 5 चाहिए। मतलब 4 सेकंड्स के लिए अभी एग्जीक्यूट करा दीजिए, 1 सेकंड का इसको बाद में एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो हमने P5 को 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करवाया 12 to 16 के लिए, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और उसके बाद जो हमारा न्यू रेडी क्यू बनकर आएगा उसमें देखिए P1 आएगा, देन P2 आएगा, और जो P5 है वो लास्ट में पहुंच गया। अब कितना रह गया, 1 सेकंड्स के लिए रिमेनिंग रह चुके हैं। नाउ द प्रोसेस P1 विल एग्जीक्यूट। P1 कितने सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगी, 1 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो हमने 16 to 17 सेकंड्स के बीच में P1 को एग्जीक्यूट किया। अब P1 कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उसको दोबारा से रेडी क्यू में डालने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम पर कौन एग्जीक्यूट होगा, P2 एग्जीक्यूट होगा, कितने सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा जो न्यू रेडी क्यू है उसमें क्या है, P2 पड़ा है 2 सेकंड्स के लिए, P5 पड़ा है 1 सेकंड के लिए, और P2 को हमने 2 सेकंड्स के लिए CPU प्रोवाइड किया, डेट इज 17 to 19 के लिए, और P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P2 के बाद में लास्ट में हमारा जो रेडी क्यू बचेगा उसके अंदर क्या रह गया, ओनली P5 रह चुका है फॉर 1 सेकंड के लिए। अब P5 को एग्जीक्यूट करेंगे 1 सेकंड के लिए, डेट इज 19 to 20 के बीच में P5 एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद हमारी रेडी क्यू क्या हो चुकी है, ब्लैंक हो चुकी है। मतलब हमारी सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो CPU टाइम का यूज करते हुए एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये हमारा जो फाइनल गैंट चार्ट है वो यहाँ पर बन चुका है। इस तरीके से हमने फाइनल गैंट चार्ट बनाना है। अब हमने क्या करना होता है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है फॉर ईच प्रोसेस के लिए, और एवरेज हमने वेटिंग टाइम भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम होता क्या है। टर्न अराउंड टाइम होता है, इट इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। कि जिस टाइम पर हमने प्रोसेस को सबमिट किया था, जैसे कि P1 कब सबमिट हुई थी, P1 हमारी 1 सेकंड पे हुई थी, P2 हमारी 2 सेकंड्स पे हुई थी अगर, तो उस तरीके से किस टाइम पर हमने उसको सबमिट किया है प्रोसेस को और किस टाइम पर वो कंप्लीट हुई है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है जो कि आपने याद रखना है टर्न अराउंड टाइम का, दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। किस टाइम पर कंप्लीट हुई है और किस टाइम पे प्रोसेस खुद आई थी, उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज टर्न अराउंड टाइम होता है। नेक्स्ट इज द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या है कि जितना उसका बर्स्ट टाइम था, लाइक कोई प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मतलब एक्चुअली में वो सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए उसको एग्जीक्यूट होना था, लेकिन उसे इस एग्जीक्यूशन के लिए अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लाइक 15 सेकंड्स लगे, कितना टाइम उसने रेडी क्यू में वेट किया, रेडी क्यू में कितने टाइम तक उसने वेट किया, दैट इज द वेटिंग टाइम। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करके कैलकुलेट करते हैं।
तो अभी हम इन सभी प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो चेक कीजिए कैसे होगा ये। सबसे पहले हमारे पास ये गैंट चार्ट जो था, जो हमने फाइनली बनाया था, उस गैंट चार्ट को यूज करते हुए हमने सभी प्रोसेसेस के नाम लिख लिए P1, P2, P3, P4, P5। अराइवल टाइम हमारे ये गिवन था 0, 1, 2, 3, 4। और उसके बाद जो बर्स्ट टाइम था वो था हमारा 5, 6, 3, 1, 5। अब कंप्लीशन टाइम देखना है। सबसे पहले P1 का देखते हैं कंप्लीशन टाइम। P1 देखिए इस गैंट चार्ट में कहां पर कंप्लीट हो रहा है, एट 17 पे कंप्लीट हो रहा है, जस्ट इसके आगे 17 लिख दिया। P2 देखिए कितने पर कंप्लीट हो रहा है, P2 हमारा कंप्लीट हो रहा है ये रहा 19 पर, तो हमने इसके आगे लिख दिया 19। P3 कितने पर कंप्लीट हो रहा है, P3 हमारा कंप्लीट हो रहा है 11 पर, तो हमने इसको 11 दे दिया। P4 कब कंप्लीट हो रहा है, P4 कंप्लीट हो रहा है 12 पर, तो इसके लिए कंप्लीशन टाइम 12। जस्ट आपने इस गैंट चार्ट का यूज करते हुए आपने इस टेबल को फिल करना है। P5 कब कंप्लीट हो रहा है, एट 20, तो हमने इसके लिए 20 लिखा। नाउ द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के लिए अभी हमने बात की थी, क्या होता है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दीजिए तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो कंप्लीशन टाइम हमारा कितना था, 17। अराइवल टाइम कितना था, 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया, 17 आ गया। 17 माइनस 0 डेट इज 17। इसके लिए देखिए 19 माइनस 1 डेट इज 18। इसके लिए देखिए 11 माइनस 2 डेट इज 9। इसके लिए 12 माइनस 3 डेट इज 9 और 20 माइनस 4 डेट इज 16। तो ये इसके आगे टर्न अराउंड टाइम आ चुका है। नाउ द वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 17 में से 5 माइनस कीजिए 12, 18 में से 6 माइनस किया 12, 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 1 माइनस किया 8 एंड 16 में से 5 माइनस किया तो 11। तो ये हमारा वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो गया। तो इस टेबल को फिल करने के बाद हमें जो कैलकुलेट करना होता है डेट इज द एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकाला जाता है, इन सभी वेटिंग टाइम्स को प्लस कर दीजिए। और कितनी प्रोसेसेस थी, 5 प्रोसेस थी, तो आपको 5 से डिवाइड कर देते हैं। डेट इज 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 11 डिवाइड बाई 5। तो 9.8 एवरेज वेटिंग टाइम इस प्रोसेस के लिए आ चुका है, इस शेड्यूलिंग के लिए आ चुके हैं। अब हम राउंड रॉबिन की कुछ और करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले जो ये वर्ड है राउंड रॉबिन, वो कहाँ से आया है। राउंड रॉबिन जो वर्ड है वो राउंड रॉबिन के प्रिंसिपल से आया है, जिसमें ये बोला जाता है कि वेयर ईच पर्सन गेट्स इक्वल शेयर ऑफ समथिंग इन टर्म्स, कि हर एक पर्सन को इक्वल शेयरिंग मिलेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया, हर एक प्रोसेस को इक्वल शेयरिंग दी है। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, सबको हमने 4 यूनिट टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट किया है। चाहे कोई बड़ी प्रोसेस है, चाहे कोई छोटी प्रोसेस है, इसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये राउंड रॉबिन का प्रिंसिपल था, जहां से कि हमने इस राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को यूज में लेकर आते हैं। नेक्स्ट इज इट इज द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच इज मोस्टली यूज फॉर मल्टीटास्किंग। मतलब अगर एक ही टाइम पर बहुत सारी प्रोसेसेस काम कर रही है, मल्टीटास्किंग हो रहे हैं। मान लो आपके सिस्टम के अंदर आप एक ही टाइम पर सॉन्ग्स भी सुन रहे हो और एक ही टाइम पर आप उसमें प्रिंट की कमांड भी दे रहे हो, उसी टाइम पर आप MS वर्ड के ऊपर कुछ टाइप भी कर रहे हो, मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हो। उस टाइम पर जो एल्गोरिथम काम में आती है दैट इज द मल्टीटास्किंग। उस टाइम पे जो एल्गोरिथम काम में आती है वो कौन सी होगी, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होगी। अब हम इस एक डायग्राम के थ्रू भी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को समझते हैं। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, तो ये डायग्राम भी देख लीजिए। सबसे पहले रेडी क्यू की बात करते हैं। हमारे पास रेडी क्यू में जो भी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं उनमें से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए बर्स्ट टाइम, अगर उसका बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम है, मान लीजिए किसी का बर्स्ट टाइम अगर 3 है और टाइम क्वांटम क्या है 5 है, तो बर्स्ट टाइम अगर कम है यस, तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब टाइम क्वांटम हमने 5 दिया, मतलब 5 सेकंड्स का हमने टाइम दिया सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए, जबकि उसको चाहिए कितना था, ओनली 3 चाहिए था। तो वो क्या करेगी, यस, तो वो अपने आप को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेगी और टर्मिनेट हो जाएगी। जितना टाइम हमने उसे दिया उससे उसे को कम टाइम की रिक्वायरमेंट थी, तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। लेकिन अगर उसे ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, हमने उसे 5 सेकंड्स के लिए सीपीयू प्रोवाइड किया लेकिन उसे चाहिए था 7 सेकंड्स के लिए, तो फिर क्या होगा, वो 5 सेकंड्स के लिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से क्या करेगी, उसी के अंदर रेडी क्यू के अंदर जाके क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यही होगा एग्जीक्यूट फॉर द टाइम क्वांटम। जितना टाइम क्वांटम हमने दिया उसके लिए वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, अगर वो प्रोसेस जितनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है
तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर दें। अगर नहीं कंप्लीट हुई है तो वो वापस से किस में जाके जुड़ जाएगी, रेडी क्यू में जाके जुड़ जाएगी, और ये प्रोसेस बार बार चलती जाएगी। तो इस तरीके से ही हमारा अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा है, देखते हुए आप प्रोसेस को इजीली समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में कि इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है जिस कारण से राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इतनी ज्यादा यूज में नहीं आती है। फर्स्ट इज द लो थ्रोपुट्स। थ्रोपुट्स क्या होता है? एक तरह से इसका आउटपुट, कि इसका जो आउटपुट है, मतलब जो इसका मेथड है एल्गोरिथम का जिसके थ्रू ये प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है, वो इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर दो रीजन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या कहते हैं कि अगर आपने क्वांटम टाइम को हायर कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो सबको जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने क्वांटम टाइम को, इसी जो एग्जांपल को जो भी हमने लिया, सबको क्वांटम टाइम अभी हमने कितना लिया था, 4 लिया था। 4 की जगह अगर मैं 10 लेके चलूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक प्रोसेस जो सबसे पहले आई थी वो पूरा 10 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगी, और जो दूसरी प्रोसेस होगी वो वेट ही करता रह जाएगी। तो वेटिंग टाइम क्या होगा, वो ज्यादा बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये भी गलत है। अगर हमने इस टाइम क्वांटम को कम कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, कम कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। कम करने में क्या प्रॉब्लम है? मान लो कि क्वांटम टाइम को ओनली मैंने 1 सेकंड कर दिया, तो 1 सेकंड के लिए P1 एग्जीक्यूट हुई। अगेन से क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब एक प्रोसेस को हम प्रिम्प्ट करेंगे, दूसरी को हम सीपीयू प्रोवाइड करेंगे। फिर P2 एग्जीक्यूट होगी 1 के लिए, फिर उसको प्रिम्प्ट करेंगे, फिर P3 एग्जीक्यूट होगी। तो बार बार प्रिम्प्शन करने में या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होगी, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोअर टाइम भी नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अभी हमारी 5-6 टाइम्स हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की है, एक प्रोसेस को ब्लॉक किया, दूसरी को एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी को ब्लॉक किया, थर्ड को एग्जीक्यूट किया। अगर लोअर क्वांटम टाइम होगा तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो क्वांटम होता है उसकी वैल्यू को ऐसा डिसाइड करना होता है, न तो वो ज्यादा हाई होनी चाहिए, ना ही वो ज्यादा लो होनी चाहिए। तो ये इस के कुछ डिसएडवांटेज थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आप इस पीडीएफ के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।